Thymeleaf/eclipse ठीक है, Thymeleaf/eclipse एंटर करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, देखो यहाँ पे Thymeleaf eclipse plugins update sites, ये मिला सबको। ऊपर अगर साइट देखोगे तो यहाँ पे लिखा है देखो www.thymeleaf.org। सो इसे ओपन कर लो ये साइट्स को, ऐसे कुछ मिला। मिला कि नहीं है? इसके अंदर ये वाला दिख रहा है आपको URL, लाइक ये URL कॉपी कर लो यहाँ से, कितना ये वाला टू साइट तक लिंक जो दिख रहा है ना सेकंड वाला thymeleaf.org eclipse plugins update site स्लैश तक कॉपी कर लो इसे। क्या कॉपी? अभी आपके स्टेज में आ जाओ, आगे स्टेज में हेल्प में जाना है आपको, हेल्प में, हेल्प के अंदर इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर मिला है, हेल्प के अंदर आपको नहीं है इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर? अच्छा हाँ, इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक किया, देन इसके बाद देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड करके, ऐड के ऊपर क्लिक करो। तो यहाँ पे ऐड रिपोजिटरी करके आ गया देखो ऑप्शन। तो नेम में यहाँ पे मैं देता हूँ इसका नाम थाइमलिफ्ट, थाइमलिफ्ट करके नेम दे दो, और लोकेशन में जो ये लिंक दिख रहा है ये निकाल दो और इसके जगह पे आप अपना लिंक डाल दो, अभी जो कॉपी किया मैंने। रखा बराबर? नेम में थाइमलिफ्ट रखो, लोकेशन में जो लिंक अभी मैंने कॉपी किया था वहां से रखो, और इसको ऐड पे के ऊपर क्लिक कर लो। तो ऐसे कुछ आ गया देखो यहाँ पे थाइमलिफ्ट इक्लिप्स प्लगइन्स मिला सबको ये, इसको सेलेक्ट कर लो एंड नेक्स्ट कर लो नीचे से। ठीक है, सो लाइक देखो थाइमलिफ्ट के रिलेटेड जितने सोर्स कोड वगैरह सब कुछ दे दिया इसने, इसको नेक्स्ट कर लो फिर से, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको ये टर्म, एक्सेप्ट कर लो एंड देन फिनिश कर लो। नीचे देखो इंस्टॉल हो रहा है सॉफ्टवेयर, प्रोग्रेस शो करेगा यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम शो कर रहा है? रुको, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है या वर्जन का। An error instance has encountered problem, an error occurred while collections items to be installed.
और सबको ये सेम इशू आ रहा है? हाँ, तो ट्रस्ट के ऊपर क्लिक कर लो। वो ट्रस्ट करके आ रहा है कुछ, तो उसके ऊपर क्लिक कर लो। क्या ऑप्शन दे रहा है वहाँ पे आपको? ट्रस्ट ट्रस्ट करके क्लिक कर लो उसके ऊपर। हाँ, नहीं सिर्फ इसके ट्रस्ट के ऊपर क्लिक कर लो।
ये हुआ, जिनका हुआ है वो लोग फिर से इसमें आ जाओ हेल्प में और अपना वीकली मार्केट प्लेस ओपन कर लो। इक्लिप्स मार्केट प्लेस किया और उसमें क्या इंस्टॉल करना है आपको? एम8 वाला प्लगइन, एम8 करके एम8 एम8 EMMET एम8। हाँ हाँ एम8 मिला बराबर। हाँ करेक्ट वही है, इंस्टॉल कर लो उसको। क्या है, कौन सा ट्रस्ट है? अरे बाप रे, मेरा सिस्टम तो कितना हाँ इसको भी रिस्टार्ट कर लो तो फिर से अपडेट हो जाएगा। ये चलो हुआ, हो गया ना? नहीं मेरा इंस्टॉल नहीं हुआ है ना। हाँ नहीं वही चेक करो, नहीं मेरे पास इंस्टॉल नहीं रहेगा, मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सेटअप मैंने री इंस्टॉल किया था। रहेगा तो शो करेगा, फिर इंस्टॉल नहीं होगा, डायरेक्टली शो करेगा इंस्टॉल। हाँ अनइंस्टॉल करना पड़ेगा उसको, फिर डिलीट नहीं होगा। हाँ नहीं नहीं प्लगइन अनइंस्टॉल कर सकते हो वहाँ से, वो सिर्फ प्लगइन है ना, उसको निकाल सकते हो वहाँ से।
इंस्टॉल, ये एमिट वाला बाकी है अभी। एक्चुअली बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए ये लोड ले रहा है इतना। यही किया है ना सबने इंस्टॉल, ये वाला एमिट वाला। ठीक है, इससे इंस्टॉल होने तो फटाफट। चलो अभी प्रोजेक्ट ऑन कर ले, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। न्यू प्रोजेक्ट बनाना है हमें, जिसके अंदर थैमलिफ वाला भी डिपेंडेंसी ऐड कर लेंगे हम लोग। हाँ, सेलेक्ट ऑल। 1.16 MB का है तो भी इतना टाइम ले रहा है। ये हुआ सबका ये। चलो देखो हो गया ऑन ये। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हम लोग यहाँ पे। ध्यान दो सब लोग, देखो आगे क्या करना है। अभी हमें ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। तो यहाँ पे आ जाओ फाइल में, न्यू के अंदर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सब पता है अभी आपको कैसा क्या ऐड करना है। यहाँ पे देता हूँ मैं फैमिली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट कर लेता हूँ। और डिपेंडेंसी में क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पे ऐड करने के लिए। एक तो स्प्रिंग वेब वाला ये, एक डेव टूल्स भी ले लो, नहीं तो बार बार आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर को। लिया डेव टूल्स। डेव टूल्स, अरे सिर्फ सर्च करना है यहाँ पे, इधर डेव टूल्स डालोगे तो आ जाएगा। स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। हाँ, एक स्प्रिंग वेब भी चाहिए, डेव टूल्स चाहिए। अगर आपको जेएसपी यूज करना है तो उसके लिए जास्पर भी मिलेगा आपको यहाँ पे। हाँ, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स आते हैं। दो ऐड किया। और थर्ड वाला जेएसपी नहीं चाहिए, हम लोग थैमलिफ ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे थैमलिफ डालो। मिला थैमलिफ भी, इसे भी ऐड कर लो। सारे आगे देखो डिपेंडेंसी जो थैमलिफ आपको चाहिए, अभी आप थैमलिफ को यूज कर पाओगे। नेक्स्ट कर लो यहाँ पे। नहीं, जेएसपी का भी यूज मत कर लो, रहेगा ना जेएसपी का भी है इसमें।
नहीं, जेएसपी बिल्ट इन नहीं है, जेएसपी एक्सटर्नल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया, नेक्स्ट किया एंड देन फिनिश कर लो। हाँ, उसको मिनिमाइज करके रखो। इसको क्लोज करो, चलेगा। डन हो गया, देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया आपका। ये देखो यहाँ पे टाइमलीफ वाला, यहाँ पे आपको दो दो चीजें दिखी अभी, एक डेवटूल्स वाला जो ऐड किया आपने। ठीक है, ये सब मेवन डिपेंडेंसीज में मिल जाएगी, और फॉर्म फाइल ओपन करोगे तो इसमें सारी चीज़ आपको दिख जाएगी, जितने भी डिपेंडेंसीज आपके फॉर्म में। देखो यहाँ पे सारे डिपेंडेंसीज अगर आप देखोगे तो फैमिली वाला भी ऐड हो चुका है, जो हमें चाहिए अभी आप यूज करना है। एक स्टार्टर वेव वाला है और एक डेव टूल्स वाला आ गया आपका। डेव टूल्स किसके लिए यूज किया था हम लोगों ने? डिपेंडेंसी सर्वर के लिए, ऑटो रिस्टार्ट के लिए ना, कि लाइक मुझे फिर से रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए सर्वर के लिए। तो डेव टूल्स आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, उसमें बार बार हम लोग रिस्टार्ट करने नहीं बैठेंगे। अब इसमें तो आप टाइम लिफ्ट के साथ काम करोगे तो कितने सारे चेंजेस आपको करने पड़ेगा फाइल्स में। ठीक है, तो उतने बार लाइक सर्वर को रिस्टार्ट करने नहीं बैठेगा हम लोग फिर, नहीं तो सर्वर इशू भी आ सकता है। ठीक है, इसका काम हो गया। और मैंने क्या बोला आपको, जो कुछ भी टाइम लिफ्ट की फाइल है वो कहाँ पे बनानी है? टेम्पलेट्स के अंदर। अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह चाहिए, सीएसएस चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो वो सारी फाइल्स आप कहाँ पे बनाओगे? स्टैटिक के अंदर। टेम्पलेट्स में नहीं, टेम्पलेट्स में सिर्फ एचटीएमएल फाइलें आएगी जो हमें टेम्पलेट फाइल चाहिए। ठीक है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं बनाना है यहाँ पे। सेम थिंग देखो, टेम्पलेट में मुझे क्या करना है, फाइल रेंडर करके देखना है। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे एक कंट्रोल फाइल चाहिए। कहाँ पे बनाते हैं कंट्रोल फाइल? इसके अंदर से एक न्यू कंट्रोल क्लास बना दो यहाँ पे। हाँ, नहीं अभी कुछ नहीं किया। हाँ, डिपेंडेंसी किया है ना ऐड अभी प्रोजेक्ट के साथ में। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है ऐड अभी। वेब, डेव टूल और एक टाइम लीफ। हाँ, तीन ही रहेगी डिपेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे कौन से एनोटेशन आते हैं अपने? ठीक है, फर्स्ट कंट्रोल वाला।
देन यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट मैपिंग करना है हमें। तो हमें अभी रिस्पॉन्स बॉडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारे पास टाइम लिव का भी ऑप्शन आ गया। सो एक फंक्शन बना लेते, फंक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, पब्लिक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग, और फंक्शन नेम में देता हूँ होम करके कुछ भी देता हूँ। और यहाँ पे रिटर्न, इसमें को लिख लेता हूँ मैं सिर्फ होम करके, ठीक है। तो जो मैंने रिटर्न अभी यहाँ पे होम करके लिखा है, तो होम मतलब क्या हो गया यहाँ पे मेरा, ये टेम्पलेट फाइल है। यहाँ पे जब ये कंसिडर करेगा ना, तो ये टेम्पलेट फाइल के लिए कंसिडर करेगा, बिकॉज मैंने अभी यहाँ पे जेएसपी वगैरह कुछ इंक्लूड किया नहीं है। मैंने अगर मैं प्रीफिक्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ, तो प्रीफिक्स के लिए क्या करेगा, जेएसपी कंसिडर कर लेगा ये फिर, बराबर। बट मैंने प्रीफिक्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए, या तो ना कोई मेरे पास जास्पर का पाथ है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट किस में जाने वाला है, ये टेम्पलेट के लिए सर्च करेगा आपके यहाँ पे। बट टेम्पलेट में देखो, लाइक मैंने सिर्फ क्या दिया, फाइल का नाम सिर्फ होम करके दिया है ना, तो लाइक इसका जब रिक्वेस्ट जाएगा, तो रिक्वेस्ट कैसे सेंड करता है, देखो ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोले कि आगे समझो, ये यूजर है यहाँ पे, और यूजर से फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना। रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए क्या यूआरएल देना पड़ता है ऊपर हमें, तो ये समझो आपका ब्राउजर रहेगा, ये ब्राउजर है। ऊपर क्या सर्च करते हैं हम लोग, एक्सेस यूआरएल एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 8080 स्लैश, अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग में कौन सा यूआरएल पास किया हूँ, तो आपका जो रिक्वेस्ट यहाँ पे पास होगा, ये रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, और किसके लिए जाएगा, ये होम वाले यूआरएल के लिए सर्च करेगा। बट होम वाले यूआरएल के लिए कौन सा फाइल आपका सर्च करके दे रहा है, होम डॉट एचटीएमएल, ये फाइल इसे फाइल, ठीक है। तो जेएसपी एंड डॉट एचटीएमएल ये डिफरेंशिएट कैसे करेगा फिर, तो जेएसपी तभी आएगा जब आप प्रीफिक्स वगैरह ऐड करोगे, प्रीफिक्स और सफिक्स वहां पे ऐड किया जाएगा। तो बस प्रीफिक्स सफिक्स नहीं, या तो आपको डॉट जेएसपी बनाना रहेगा, तो डॉट जेएसपी आपको वहां पे देना पड़ेगा, तभी आके डॉट जेएसपी कंसीडर कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दे तो बाय डिफॉल्ट किसमें जाएगा, आपका टेम्पलेट डॉट एचटीएमएल कंसीडर कर लेगा ये, ठीक है। तो आपका जो रिक्वेस्ट जाएगा वो ये फाइल के लिए जा रहा है। बट मुझे बताओ कि टेम्पलेट्स का मेरे पास तो होम डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल है, ठीक है। एक चीज मतलब मिस्टेक करना नहीं आपको, होम डॉट एचटीएमएल कुछ लिखना नहीं है वहां पे, जिसमें मैंने होम करके लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उसका रिक्वेस्ट डॉट एचटीएमएल फाइल के लिए जाता है, ठीक है। कोई भी दे दो, अबाउट का पेज चाहिए तो अबाउट लिख दूंगा, तो अबाउट डॉट एचटीएमएल फाइल के लिए सर्च करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा पेज बनाना है अभी, होम डॉट एचटीएमएल कहाँ पे बनाएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर। आ जाओ टेम्पलेट्स के ऊपर राइट क्लिक कर लो, टेम्पलेट्स के आउटसाइड कहाँ पे भी नहीं बनाना है आपको, न्यू में जाके यहाँ पे अदर, कौन सा जो एचटीएमएल फाइल ना, तो अभी हमारे पास देखो एचटीएमएल भी है, जेएसपी भी, दोनों भी है। एचटीएमएल फाइल चाहिए, फाइल का नाम कुछ भी नहीं देना है, बिकॉज वहाँ पे आपने होम डॉट एचटीएमएल करके रेंडर किया हुआ है। तो इसे फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल ही रखो, बट इसका फाइल का नाम क्या रहेगा, होम करके होम डॉट एचटीएमएल फाइल बनेगा आपका। फिनिश करना, मिला ये, हाँ हाँ, टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाओ, न्यू में अदर्स करके करो ना, तो उसमें मिल जाएगा आपको एचटीएमएल फाइल सर्च करना। डन, बन गया। ठीक है, टाइम लिफ्ट के लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख के रखो, नोट में लिख के रखो टाइम लिफ्ट में।
टाइमलिप टेम्पलेट करके लिखो। लिखा? उसमें लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो टाइमलिप में, टाइमलिप टेम्पलेट्स। टाइमलिप इज अ modern server-side Java template engine. Timeleaf is a modern server-side Java template engine. Java template engine, server-side Java template engine for both for both web and standalone environments. Web and standalone environments capable of processing HTML, XML, JavaScript, CSS, and even plain text। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप इसके अंदर कर सकते हो। प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखो इसमें, द मेन गोल ऑफ टाइमलीप इज the main goal of Timeleaf is to provide is to provide highly maintainable way highly maintainable way of creating templates way of creating templates। थर्ड पॉइंट में लिखो, it mostly used it is mostly used to generate HTML views for web application। for web application लिखा? और इसका सिंटैक्स लिखो, देखो अगर टेम्पलेट्स के ऊपर आपको डेटा एक्सेस करना रहेगा बैकएंड प्रॉपर्टीज, तो इसका सिंटैक्स रहेगा, देखो ये जो सिंटैक्स में जो है, सिंटैक्स ऑफ ग्राफिक में मतलब इसमें एचटीएमएल से कोई टैग के अंदर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है, कोई टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका टैग देखो, कोई भी एक्टिविटी का फॉर एग्जांपल आप कोई भी टैग यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ टैग, पता है ना, पैराग्राफ टैग सबको पैराग्राफ टैग ले लिया, और इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ टीएस टेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी। तो टीएस स्टैंड्स फॉर टाइमलीप, ठीक है। टाइमलीप आपको क्या करेगा, टेक्स्ट प्रोवाइड करके दे रहा है,
टेक्स्ट में आगे कोई भी रिप्रेजेंट करना आपको तो इसका सिंटैक्स देखो क्या होगा। तो इसका सिंटैक्स होता है डॉलर फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर आपको नेम पास करना है। ये नेम कौन सा जो कंट्रोल फाइल्स आपको मिलेगा। ठीक है, जो बैकएंड प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करना है तो आप इसे एक्सेस करोगे। ये देखो फाइल तो इस सिंटैक्स लिख के रखो। नॉर्मल सिंपल टेक्स्टिंग टेक्स्टिंग अगर आपको एक्सेस करना है जैसे आप एक्सेस कर डन। देखो अभी यूज करके देख लेते हैं हम लोग ये टेम्पलेट फाइल को। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, देखो लाइक जो एमिट करके प्लगइन हम लोगों ने यूज किया उसको भी यूज करके देख ले तो एमिट प्लगइन कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे देखो लाइक जैसे मैंने एचटीएमएल फाइल बना दिया तो ये तो डायरेक्टली मिल गया हमें कंटेंट बना के, तो हमें इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट लाइक अगर एमिट के थ्रू आपको ये चाहिए रहेगा तो कैसे आएगा ये, अगर समझो एमिट के थ्रू चाहिए, इसे एमिट वाला जो प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया वो काम कर रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। तो देखो अगर लाइक यहाँ पे दो टाइप की चीजें आती है। अगर एचटीएमएल टैग चाहिए जैसे एचटीएमएल लिखोगे और यहाँ पे टैब स्पेस करोगे तो डायरेक्टली एचटीएमएल टैग ओपन क्लोज मिल जाता है आपको। और अगर एचटीएमएल का पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मतलब जो पूरा हेड एंड बॉडी के साथ अगर चाहिए तो सेम एचटीएमएल कोलन और जैसे फाइल और टैप करोगे तो देखो पूरा एचटीएमएल का कंटेंट मिल जाएगा, ये दे देगा आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, ये एमिट एमिट प्लगइन। ठीक है, तो उसके हेल्प से देखो एचटीएमएल का डायरेक्टली कंटेंट कोई भी लाइक ये कर सकते हो। कोई भी जैसे अगर H1 टैग चाहिए रहेगा हेडिंग का तो टैब स्पेस कर दो सिर्फ यहाँ पे। तो क्या इसका यूज क्या होगा, देखो लाइक कोई भी अगर किसी को पता भी नहीं रहेगा कैसे क्या टैग यूज करना है, इसके हेल्प से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो फिर। समझा, टैग ओपन कौन सा करना है क्लोज कौन सा करना है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। टैग का नाम लिखो और उसको टैब स्पेस कर दो, तो एमिट प्लगइन आपको हेल्प करेगा यहाँ पे टैगिंग वगैरह करने के लिए। समझा कि नहीं। तो क्या करोगे, सिंपल पहले एक मैसेज दे देते ना यहाँ पे, वेलकम टू थैमलिफ टेम्पलेट इंजन। ठीक है, नॉर्मल एचटीएमएल फाइल है ये, यहाँ पे जो चाहिए वो कर सकता है, जो कुछ परफॉर्म करना रहेगा। डन। अभी टेस्ट कंट्रोल में इसको एक्सेस कैसे करेंगे यूआरएल को, यूजिंग रिक्वेस्ट मैपिंग ना। करो, वो तो पता है ना टेस्ट कंट्रोल वाला सबको। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट मैपिंग करना पड़ेगा यहाँ पे एनोटेशन। और यहाँ पे यूआरएल दे दो आपका। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर मैं रिक्वेस्ट मैपिंग देता हूँ यहाँ पे, हुआ लोड की एरर आ रहा है।
ये रिक्वेस्ट मैपिंग चल रहा है कि नहीं? रुको उसमें बता देता हूँ उसको कैसे क्या करना है वो। ठीक है, यहाँ पे 2 एनोटेशंस है, देखो दोनों एनोटेशंस का मैं यूज़ बता देता हूँ। रिक्वेस्ट मैपिंग में कैसे यूज़ करना है और एक मैं यहाँ पे गेट मैपिंग करके यूज़ करने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट मैपिंग का हो रहा है कि नहीं? उसको बता देता हूँ मैं कैसे ऐड करना है आपको। ये क्या हो रहा है? ये क्यों एरर दे रहा है? इनवर्ट कैरेक्टर कांस्टेंट। अरे सॉरी, यहाँ पे ये रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा ना। आ जाएगा ना, रिक्वेस्ट मैपिंग भी ले लेगा ये। लिखा रिक्वेस्ट मैपिंग, सिंगल कोड नहीं, वहाँ पे डबल कोड होता है ना स्ट्रिंग। गेट मैपिंग भी दिखा देता हूँ वो आपको। अभी फिलहाल के लिए वो रिक्वेस्ट मैपिंग में देखो और 2 पैरामीटर्स आपको पास करने पड़ते हैं, बट इसकी अभी फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है। जब एचटीएमएल फॉर्म में आप लाइक मेथड वगैरह पास करोगे तभी आपको फॉर्म के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल यूआरएल से एक्सेस करना है इसे। किया रिक्वेस्ट मैपिंग दिया, तो होम से मुझे एक्सेस मिलना चाहिए। यूआरएल कुछ भी दे सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ पे होम वाला पेज में रिटर्न करो, इसके लिए होम ही दिया। आपको जो चाहिए कोई भी पेज को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, देखो सर्वर को स्टार्ट कर लो यहाँ पे। यहाँ पे एक मैसेज दे के रखता हूँ मैं मेन एप्लीकेशन में, system.out.println एप्लीकेशन स्टार्टिंग। ठीक है, रन कर लो सर्वर को। ये किया कि नहीं ऐड? हो गया ना ऐड? ठीक है, और यहाँ पे देखो अभी रन करके सर्वर स्टार्ट हो गया है, देखो मेरा। और यहाँ पे क्या सर्च करेंगे हम लोग, लोकल होस्ट 8080। आ गया देखो यहाँ पे, वेलकम टू फैमिली टेम्पलेट इंजिन। मिला सबको ये सिंपल? सेम जो लास्ट टाइम किया था वैसे ही किया था। जावा एप्लीकेशन करोगे तो भी चलेगा, और स्प्रिंग बूट ऐप किया तो भी चलेगा, कोई भी चलेगा। हम्म। हाँ हाँ, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर इसका एंट्री पॉइंट फाइल होता है, एंट्री फाइल, जहाँ से एंट्री ले लेता है। जो व्यूज वाला पार्ट, मतलब क्या व्यू करना चाहिए यूजर को, ये पूरा व्यूज इसके ऊपर डिपेंड रहता है कंट्रोलर के पास। हाँ? अरे व्यू मतलब यूजर को क्या दिखना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, सारी चीजें कंट्रोलर हैंडल करता है। एक हैंडलर है जहाँ पे काम, मतलब कहाँ पे क्या चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें मैनेज करने का काम ये करता है। हाँ, कंट्रोलर। हाँ, उसको हैंडल करने का काम कंट्रोल करेगा। अभी इसमें मल्टीपल फाइल्स बनेंगे, बट कहाँ पे कौन सा फाइल क्या काम करना चाहिए वो हैंडल करने का काम कंट्रोलर के पास में होता है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ वो CSS वगैरह कैसे यूज करना है। ठीक है, ये मिला सबको? ये फाइल रन हो गया होम डॉट एच वाला। और शायद और टेस्ट करके देख सकते हो एच फाइल यहाँ पे टेम्पलेट में। और एक बना के देखो।
और एक न्यू फाइल बना दो इसमें, सेम हाँ टेम्पलेट के अंदर HTML फाइल बना दो। ये चलो सब लोग HTML फाइल बना दो। और एक यहाँ पे फाइल का नाम दिया मैंने about.html। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, दिस इज अबाउट पेज। इसके लिए भी एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। तो टेस्ट कंट्रोल में आ जाओ और इसके लिए भी फंक्शन बना के दे दो, पब्लिक स्ट्रिंग, फंक्शन का नाम जो देना है वो दे दो यहाँ पे, और रिटर्न कर लो यहाँ पे पेज का नाम। और यहाँ पे भी सेम रिक्वेस्ट मैपिंग, बट क्या बेटर है देखो, लाइक जैसे आपने जेएसपी का भी इसके पहले यूज किया था, जेएसपी और थैमलीफ में ज्यादा बेटर क्या लग रहा है? हाँ। ठीक है, सिर्फ सेव करना पड़ेगा, सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है अभी आपको। ठीक है, डेव टूल से है ना अभी आपका, तो काम कर रहा है आपका बराबर। कुछ नहीं, सिर्फ अबाउट का पेज बना दो और एक व्यू बना के, मैंने बोला कि टेस्ट करके देखो यूआरएल। अबाउट वाला यहाँ पे आ गया ना अबाउट वाला। इसमें हाँ, तो एक फंक्शन के लिए अलग रहेगा ना, हर एक फंक्शन का अलग रहेगा रिक्वेस्ट मैपिंग। ये हुआ ये, देखो बेसिक अगर आपको इसके अंदर CSS वगैरह यूज करना है तो कैसे यूज कर पाओगे, देखो वो भी दिखा के रखता हूँ मैं इसमें। CSS आता है ना? आता है, 1 मिनट में CSS लिखोगे। हाँ, 2 लगेंगे ना हर एक फंक्शंस को लोड करने के लिए। हम यूआरएल चेंज किया यहाँ पे जाके, बता रहा हूँ कि CSS कैसे यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर स्टैटिक के अंदर मैंने क्या बोला, CSS वाला, JS वाला, जो कुछ भी कंटेंट आ रहे इमेजेस वगैरह सब कुछ स्टैटिक के अंदर जाएगा। टेम्पलेट्स के अंदर सिर्फ HTML फाइल ही रहेगी आपके पास, उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, तो आ जाओ स्टैटिक में, और स्टैटिक में देखो एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, ये सब लोग ध्यान दो पहले, उसके बाद इंप्लीमेंट करो। पहले देखो कैसे क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पे देखो, चाहिए तो आप न्यू फोल्डर्स वगैरह यहाँ पे बना सकते हो। एक फोल्डर बना देता हूँ मैं इसके अंदर, स्टैटिक के अंदर। ये फोल्डर किसके लिए रहेगा मेरा, CSS के लिए। ठीक है, अलग अलग क्यों बना रहा हूँ फोल्डर, तो CSS के अंदर CSS वाले फाइल जा सकते हैं ना, इमेजेस रहेगा तो इमेजेस के अंदर। अगर चाहे तो आप उसको फोल्डर बिल्डर नहीं बनाना, डायरेक्ट भी डाल सकते हो उसके अंदर, चलेगा वो। ठीक है, ये सेपरेट रखा हो, थोड़ा कंटेंट अलग अलग रहेगा। एक चाहे तो मैं यहाँ पे न्यू में जाके और एक फोल्डर बना देता हूँ किसके लिए, इमेजेस। तो अगर कुछ भी इमेजेस रहेगी तो मैं मेरे इमेजेस ये वाले फोल्डर में रख लूंगा। फोल्डर का नाम जरूरी नहीं कि CSS और इमेजेस ही देना है, आपके ऊपर है वो। ठीक है,
बट ऐसे नहीं देना, इमेजेस के अंदर CSS वाला फोल्डर बनाओगे नहीं तो। ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दो जो लाइक रेफरेंस वाइज आपको समझ में आना चाहिए कि क्या नाम है उसका। CSS में कौन सा फाइल बनाना है आपको? एक्सटर्नल स्टाइल शीट अप्लाई करना आता है ना सबको? CSS एक्सटर्नल CSS कैसे अप्लाई करते हैं? तो CSS में जाके एक न्यू फाइल बना देते हो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे आ रहा है CSS फाइल। ठीक है, अभी HTML फाइल सिलेक्ट नहीं करना है, कौन सा चाहिए हमें? CSS फाइल चाहिए। और CSS फाइल में इसका फाइल का नाम मैं देता हूँ, कोई भी दे दो, स्टाइल डॉट CSS या कुछ भी दो, स्टाइल्स करके जो देना वो दे सकते हो। और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। आ गया कुछ यहाँ पे, ऐसे कुछ आ रहे हैं। अभी इसके अंदर सिर्फ आपको CSS प्रॉपर्टी डिजाइन करना, बाकी दूसरा कुछ नहीं करना है। तो अभी मुझे किसके ऊपर अप्लाई करना है? समझो होम वाले फाइल के ऊपर। ये जो होम डॉट HTML फाइल मैंने बना दिया है, क्या है इसके अंदर सिर्फ मैंने H1 करके हेडिंग टैग यूज किया है ना। H1 के ऊपर प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करके CSS के, बताओ? हाँ, कैसे अप्लाई करते हैं? टैग नेम देन करली ब्रेसेस ना। और यहाँ पे प्रॉपर्टी चाहिए आपको, जैसे कलर चाहिए तो यहाँ पे कलर। ठीक है, एंड देन सेमीकोलन सेपरेट करने के लिए। हम्म, फॉन्ट स्टाइल इसे दे देता हूँ मैं इटैलिक्स। ठीक है, होगा अप्लाई, होगा अप्लाई। लिंक करना बाकी है ना, तो लिंक फाइल ऐड करना पड़ता है, बताया ना एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए। कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा? होम में। कहाँ पे आता है? हेड के अंदर ना। बताओ क्या आएगा यहाँ पे? लिंक REL आता है ना फर्स्ट, तो REL में क्या आएगा? स्टाइल शीट। और HRF में क्या आएगा? ठीक है, बट स्टाइल डॉट CSS डायरेक्टली तो एक्सेस होगा नहीं ना, कौन से फोल्डर में रखा है मैंने उसे? CSS फोल्डर में। तो पहले फोल्डर का नाम स्लैश स्टाइल्स डॉट CSS। ठीक है, सेव कर लेता हूँ इसे मैं। हो गया, सर्वर रिस्टार्ट किया। तो यहाँ पे जाके मैं चेक करके देख लेता हूँ होम पे। आ गया ना? देखो करके इसे, कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, देखो आपके ऊपर डिपेंड है सब। ये फोल्डर है ना आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेजेस वाला फोल्डर मैंने बना दिया, जहाँ पे आपको इमेजेस को कॉपी करना है। ठीक है, पीछे सब लोग ध्यान दे दो, नहीं तो बाद में फिर से पूछोगे। पहले देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में फिर से पूछोगे, तो बाद में फिर से टाइम चला जाएगा उसमें। तो पहले देखो ना, ध्यान दो, और उसके बाद अप्लाई करो ना। ठीक है, खुद का दिमाग लगाने तो लगा, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले लो फिर। बाद में फिर से क्वेश्चन मत पूछो। इसके लिए पहले देखो कैसे अप्लाई करना है वो, और बाद में अप्लाई कर लो ना। इमेजेस डाउनलोड करना आता है ना सबको? हाँ, तो मैं डाउनलोड्स में से देखो इमेजेस ले लेता हूँ यहाँ से। मेरे पास है इमेजेस। ठीक है, यहाँ पे देखो इमेजेस फोल्डर है, यहाँ से मुझे कोई इमेज चाहिए, ये ले लेता हूँ मैं। कॉपी करना, कॉपी करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+C। और यहाँ पे डायरेक्टली जाके पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये है ना इमेजेस वाला फोल्डर, राइट क्लिक कर लो इसके ऊपर और यहाँ पे पेस्ट कर लो। आ गए ना इमेजेस? ठीक है, किधर इधर उधर से जाओ मत, कोई शॉर्टकट पाते उसको ही फॉलो कर लो, नहीं तो हार्बर लाइन सेंट्रल लाइन पकड़ोगे फिर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। हाँ, फिर कॉपी पेस्ट कर दो ना, इधर है ना पेस्ट का ऑप्शन। इतना क्यों दूर से भाग भाग के जा रहे हो किधर से? आ गया ना इमेज, आ गया। अभी इसको एक्सेस करने के लिए क्या आता है यहाँ पे? इमेज का टैग क्या आता है HTML में? सिर्फ IMG लिखो और टैब स्पेस कर लो, ये काम वो कर लेगा। देखो पूरा SRC विसआरसी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, एमेड टैग देखो पूरा काम कर रहा है, एमेड वाला प्लगइन। क्या है, सोर्स में क्या डालोगे, कौन सा इमेजेस फोल्डर में है ना हमारा, तो पहले फोल्डर का नाम और कौन सा इमेज चाहिए मुझे। अभी समझो BG वाला चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे BG डॉट JPG।
ऑल्ट में ऑप्शनल नहीं दिया तो भी चलेगा। ऑल्ट किसके लिए होता है? इफ अगर इमेज नहीं मिला तो ना तो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ इमेज नॉट फाउंड, नेसेसरी नहीं है ये, चलेगा नहीं लिखा तो। क्या सेव किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर लो। ठीक है, अरे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, क्यों इतना ये कर रहा हो। बैकग्राउंड में इमेज चाहिए तो हाँ, बैकग्राउंड के लिए CSS से भी डाल सकते हो तो बॉडी से भी डाल सकते हो ना। मुझे बताओ बैकग्राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा CSS से? नहीं चाहिए मुझे CSS, बताओ बैकग्राउंड के लिए। बॉडी ना CSS, और यहाँ पे क्या आएगा एट्रीब्यूट बैकग्राउंड, इसमें दे रहा है इमेज, ये ना इसमें बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, और इसमें क्या आता है URL, और इसमें URL का नाम क्या दे देना है ये, किसमें था ये इमेजेस में, bg.jpg। ठीक है, आया कि नहीं है, सर्वर स्टार्ट हो गया, इसको सेव नहीं किया है। अरे हाँ, इसमें है ना, ये किसमें है ये, CSS फाइल में है ना। तो यहाँ पे फिर से आपको बैक जाना पड़ेगा ना, और नहीं, आई थिंक डबल डॉट रहेगा, इमेजेस फोल्डर में है ना, तो पहले तो इसको बैक जाना पड़ेगा आपको। ये जाएगा अभी। ठीक है, ये किसके लिए डाला है पता है ना, ये किसके लिए होता है। अभी लाइक आप CSS फाइल में सेट करने जा रहे हो बराबर, तो बट CSS फाइल किसके अंदर है, CSS फोल्डर के अंदर है ना। हमें हमारे जो इमेज आ रहे हैं CSS फोल्डर से नहीं आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं, इमेजेस फोल्डर से आ रहे हैं। तो पहले से वो फोल्डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने के लिए क्या होता है, सिर्फ इतना डबल डॉट और स्लैश दे दो, तो ये क्या करेगा, आपको मेन वाले फोल्डर में लेके आएगा। मेन मतलब कौन से, स्टैटिक फोल्डर में लेके आएगा। उसके बाद अभी आगे कहाँ पे जाना है हमें, इमेजेस फोल्डर में, और इमेजेस फोल्डर में जो आपका इमेज चाहिए वो, समझा। तो डबल डॉट इसके लिए चाहिए ताकि आप बैक जा सकते हो आपके फोल्डर में। बाकी आपकी जो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, बैकग्राउंड साइज वगैरह जो, बैकग्राउंड साइज इसमें लिखो कवर, हाँ, विड्थ हाइट भी चलेगा, बट कवर हो गया ना, ये डायरेक्ट एडजस्ट कर लिया उसने। ऑटो एडजस्ट कर लो ना डायरेक्टली। ठीक है, कवर नहीं देना है तो विड्थ हाइट देना पड़ेगा आपको फिर 90%, यहाँ पे भी 90% दिया। हाँ, तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, अरे रिपीटेशन आएगा ना ये, तो इसमें आएगा ये बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, तो रिपीटेशन नहीं होगा इसमें, एडजस्ट करना पड़ेगा इसको आपको। अरे इतना ही आ गया ये, विड्थ हाइट दोनों अलग अलग दे दिया मैंने, इसको और थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें, 98 कर लेता हूँ, कट हो जाएगा ये। इसके लिए विड्थ और हाइट अलग अलग दिया था मैंने। ये सिर्फ विड्थ ही कवर कर रहा है, चलना चाहिए। CSS ये क्यों नहीं ले रहा, हाँ कॉमा दे दो। तो ये पहले विड्थ रहेगा आपका, इसको 99 कर लेता हूँ, हो रहा है कवर 99.5।
हाइट कम कर लेता हूँ 97.5। इतना कम, ये शायद विड्थ ही ले रहा है सिर्फ विड्थ के अकॉर्डिंग जा रही है हाइट वो कंसिडर ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, उसका कोई इश्यू ही नहीं है, वो हाइट कंसिडर ही नहीं कर रहा, सिर्फ विड्थ ही ले रहा है वो। ठीक है, इसे अच्छा कवर कर लो सिंपल बस, इसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कवर रिपीट वीट करने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट कर लेगा वो। ठीक है, ये आ गया, इमेज इमेज आ गया। ठीक है, सो देखो जैसे मैंने होम और अबाउट वाला फाइल तो बना दिया यहाँ पे, अभी मैं आता हूँ मेन कंट्रोल फाइल में। ठीक है, थोड़ा बैकएंड डेटा एक्सेस करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक पैरामीटर पास करने जा रहा हूँ होम में। ये देखो यहाँ पे होम में एक पैरामीटर पास करता हूँ, जैसे हम लोगों ने एक मॉडल एंड व्यू पास किया था, कुछ याद है? मॉडल एंड व्यू किसके लिए होता है? जिसके अंदर आप डेटा ऐड भी कर सकते हो और डेटा रिटर्न भी कर सकते हो व्यू में। मॉडल किसके लिए होता है? टू पास द डेटा है ना, और व्यू किसके लिए होता है? टू रिटर्न द व्यू, कौन सा फाइल रिटर्न करना है। तो मुझे रिटर्न विटर्न कुछ नहीं करना, अभी मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न हुआ ही है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या पैरामीटर पास कर रहा हूँ अभी? मॉडल। ठीक है, मॉडल का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, इसको आपको ये करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लो। ठीक है, या तो मॉडल एंड व्यू ले लो या तो सिर्फ मॉडल ले लो, चलेगा। ठीक है, सो मॉडल के अंदर मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मॉडल। ठीक है, और मॉडल के थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? मॉडल डॉट, क्या फंक्शन आता था इसमें? ऐड एट्रीब्यूट करके था ना कुछ तो, ये दूसरा मॉडल ऐड हो गया लगता है, इसमें नहीं है ना मेथड। ये कौन सा हो गया? ये लॉग बैक का हो गया। रुको, देखो ये इंपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है यहाँ पे सारी चीज़ें, आपको मेथड मिलेगा नहीं यहाँ पे। और दूसरा कौन सा मॉडल है? यूआई वाला। सही है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया मॉडल का, और यहाँ पे मॉडल डॉट, हाँ अभी सही है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ऐड एट्रीब्यूट वाला, तो ये वाला मेथड यूज करो, सेम सिंपल। इसके थ्रू क्या करना है? दो पैरामीटर हम लोग पास कर देते हैं ना, उसमें भी ये पैरामीटर किसके लिए होता है? रेफरेंस, बराबर ना, तो यहाँ पे रेफरेंस पास करेंगे किसमें? जैसे मैंने नेम करके पास किया, और इसमें मुझे क्या करना है? इसका डेटा है ना मेन, कि डेटा क्या पास करना है वो रेफरेंस में, तो यहाँ पे पास किया IT वेदांत। हो गया, जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो इसमें, जरूरी नहीं कि एक ही ऐड ऑब्जेक्ट कर सकते हो आप एट ए टाइम पे, मल्टीपल भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, बट मुझे अभी फिलहाल के लिए क्या करना है? नेम को एक्सेस करके देखना है यहाँ पे, नेम एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो कहाँ पे रिटर्न होगा ये डेटा? होम डॉट एचटीएमएल फाइल पे ना, तो यहाँ पे रिटर्न कैसे करेंगे फिर होम डॉट एचटीएमएल पे? इधर देखो एक h1 टैग लेता हूँ मैं। ठीक है, और हेलो के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पे? नेम आना चाहिए ना। बट अभी मैंने क्या बोला था? अभी नेम अगर बैकएंड के कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स यूज करना है जो यहाँ पे लिखा है मैंने, th कोलन टेक्स्ट।
ठीक है, तो उसके लिए अभी यहाँ पे क्या चाहिए, कोई तो टैग चाहिए ना, तो हेलो के बाद मुझे कौन सा टैग लगेगा फिर, स्पैन टैग पता है ना, स्पैन क्या करता है, टेक्स्ट इनसाइड टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट में टेक्स्ट बनाएगा, अदरवाइज आपको फिर इसको निकालना पड़ेगा और h1 इधर से अलग से सेट करना पड़ेगा फिर इसके अंदर। तो बेटर क्या रहेगा यहाँ पे, मैं स्पैन, और स्पैन के अंदर यहाँ पे क्या है आपका सिंटैक्स, क्या है देखो, एट्रीब्यूट जो यहाँ पे सेट कर दो आप, th कोलन, तो यहाँ पे देखो ये भी दे देगा आपको, थाइमलिप भी प्लगइन हम लोगों ने इंस्टॉल किया है ना, तो वो भी सजेशंस मिलना चाहिए यहाँ पे। th कोलन है ना, ये क्यों नहीं शो कर रहे हैं, नो डिफॉल्ट प्रपोजल, th कोलन क्या है, टेक्स्ट है ना, हाँ, और यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है इसका, डॉलर, और जो रेफरेंस आपने वहाँ पे पास किया है, रेफरेंस का नाम क्या है वहाँ पे, करली बेसिस ना, इसमें क्या आप रेफरेंस पास किया आपने, नेम ना, तो उसका ये रेफरेंस का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो नेम पास हो रहा है आपका एट एट्रीब्यूट्स के अंदर, तो वो वाला नेम मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, टीएच का मतलब मैंने क्या बोला, ये फैमिली वाला है, तो फैमिली डिफाइन करेगा जिसका टेक्स्ट आ रहा है, और टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, ये वाला नेम डिफाइन करना है जो बैकएंड से आ रहा है। ठीक है, सो सेव कर लेते हैं हम लोग इसे, और इसे रिफ्रेश कर लेंगे, आ गया हेलो आई टी वेदन। ठीक है, H1 में दिया है, इसके लिए H1 का कलर मैंने ऑलरेडी वाइट कलर रखा था यहाँ पे सेट करके, तो इसमें ही दिखेगा आपको। बाकी जो प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ से मैंने दी है, डेकोरेशंस वगैरह निकाल देता हूँ। ये समझा ही है, ये समझा कि नहीं। तो आप यहाँ पे क्या कर लो, एक मॉडल पास कर लो सब लोग, इसमें टेस्ट कंट्रोलर में, जहाँ पे होम वाला आपका ये व्यू जा रहा है, तो इससे आपको क्या करना है, मॉडल के अंदर 3 पैरामीटर पास कर लो, एक नेम, एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, एक कॉन्टैक्ट और एक ईमेल आईडी पास कर लो। ठीक है, आ जाएगा ना ऐड करने के लिए, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट करना है सिर्फ, यहाँ पे रेफरेंसेस पास कर लो, और आपका जो रिजल्ट जनरेट होगा वो कैसे होना चाहिए, नेम, और नेम के आगे नेम आना चाहिए, ईमेल, ईमेल के आगे ईमेल, और कॉन्टैक्ट नंबर के आगे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले होना चाहिए उसका। देखो करके समझा ना क्या करना है वो, पहले तो मॉडल का पैरामीटर यहाँ पे पास कर लो, हाँ, ऐड एट्रीब्यूट 3 एट्रीब्यूट आपको ऐड करना पड़ेगा ना इसमें। ये समझा है क्या करना है कि नहीं। देखो और 2 एट्रीब्यूट आपको यहाँ पे पास करने हैं कंट्रोल फाइल में, सेम मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट, एक किसके लिए चाहिए आपको, ईमेल के लिए, और यहाँ पे ईमेल आईडी पास कर लो, कॉन्टैक्ट के लिए चाहिए हमें, कौन सा, हाँ, ये मॉडल ऑब्जेक्ट है ये, जो मॉडल एंड व्यू देख रहे थे ना लास्ट टाइम हम लोग, उसमें मॉडल एंड व्यू था, मॉडल में हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे ना, और व्यू में वैल्यू रिटर्न होता है, मैं इसमें अभी इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट ही ऐड कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, उससे भी आप पास कर सकते हो, मॉडल एंड व्यू में कैसे होता है, दो चीज आपको प्रोवाइड करके देता है, ऑब्जेक्ट को ऐड भी कर सकते हो, उसको रिटर्न भी कर सकते हो, तो उसके लिए मॉडल एंड व्यू को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली होम फाइल जो था वही रिटर्न कर रहा हूँ। इसके अंदर आके इसको डिस्प्ले कर लो, यहाँ पे आएगा आपका ईमेल, और ये कॉन्टैक्ट, ये आ गया कि नहीं।
2 मिनट भी नहीं लगते, सिंपल एकदम। हाँ